सभी को नमस्कार प्रणाम। आज हम बात करेंगे डीप स्टेट के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है डीप स्टेट जिसकी आए दिन चर्चाएं भारत में होती रहती है। उसको आज आसान भाषा में जानेंगे कि ऐसा क्या है डीप स्टेट में जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये कुछ चुनिंदा कंपनी कहिए या कुछ चुनिंदा परिवार कहिए, राज परिवार, कुछ चुनिंदा उद्योगपति मिलकर ही दुनिया के निर्णय लेते हैं कि दुनिया किस प्रकार चले। उन्हीं की वजह से भारत में जो चुनौतियां आती है, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं। यह हमारी शुरुआत है, तो इस समय में हम लोगों को आपका सहयोग की आवश्यकता है। तो सहयोग करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट में जो हमारे से गलती हुई है उनको हमें बताएं। इंग्लैंड में राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र आने के बाद वहां के किंग अपने कार्यों को करने के लिए डीप स्टेट का निर्माण किया, जो किंग के हितों को पूरा करते थे। इसके अंदर बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े शाही परिवार शामिल थे जो अपनी जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। ये सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते थे, राजा और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े शाही परिवार। ये क्योंकि उस समय बीतने के साथ अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। समय बीतने के साथ साथ डीप स्टेट ने एनजीओ या संगठनों का सहारा लेना शुरू कर दिया। आज के समय में जो डीप स्टेट है वो अपने कार्य एनजीओ और संगठन के माध्यम से पूरा करते हैं। कुछ जो एनजीओ है उनके जो नाम है वो मैं बताता हूँ आज आपको। उसमें है जैसे कि अमेरिका में जो काम करता है उसका नाम है यूएसएड, एक है रॉकफेलर फाउंडेशन, एक है फोर्ड फाउंडेशन, एक है ओपन सोसाइटी। एक जो भारत में इनके जो छोटे गुर्गे हैं उनमें एक केजरीवाल का संगठन था कबीर, जिसका सीतलवाड़ का संगठन है, एक हर्ष मंदिर का संगठन है और मेघा पाटकर का संगठन है। और बहुत सारे संगठन है जो पर्यावरण के नाम पर और लोकतंत्र बचाओ के नाम पर भारत में कार्य करते हैं। ये उनके छोटे जिनको जो आर्थिक सहायता है ये इन बड़े संगठनों के द्वारा दी जाती है। और न जाने कितने पर्यावरण के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं वो सभी इन्हीं का हिस्सा है डीप स्टेट का। इन्हीं में एक नया नाम जुड़ा है हाल फिलहाल में, उसका नाम है पेटा। डीप स्टेट किन के माध्यम से अपना कार्य करता है? डीप स्टेट के अंदर एक फार्मा इंडस्ट्री होती है, एक आर्म्स लॉबी होती है, एक हथियारों की लॉबी होती है, एक एजुकेशन लॉबी होती है और एक आज के टाइम पे है जो एआई एडवांस टेक्नोलॉजी है इसकी भी एक लॉबी है और ऑयल लॉबी काम करती है। जितने भी खनिज ये जो पेट्रोल पेट्रोल है ये सब भी उस लॉबी में काम करते हैं। एक एनवायरमेंट पर्यावरण, एक पर्यावरण लॉबी है और एक मीडिया और एक अवार्ड बैंक। इन सब के माध्यम से जो डीप स्टेट है ये अपने कार्यों को निकालता है। अंग्रेजों ने भारत को आजाद नहीं किया था, ट्रांसफर ऑफ द पावर दी थी भारत को। सन 1968 तक भारत में ब्रिटेन का इंटेलिजेंस ऑफिस बना हुआ था जो भारत में डीप स्टेट के लिए कार्य करता था। भारत में तांबे संयंत्र को बंद करवाने का जो कार्य है वो भी विदेशी एनजीओ ने ही किया। भारत में तांबे संयंत्र 29 मई 2018 को आंदोलन कर करके लगातार आंदोलन करके उस संयंत्र को बंद करवा दिया गया, जिससे जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भारी नुकसान हुआ। ये जो कॉपर का प्लांट था ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉपर प्लांट था जो भारत के कॉपर की डिमांड को 36% पूरा करता था। जो ये जो 2018 के आसपास का जो समय था ये भारत में मेक इन इंडिया का समय था, क्योंकि जो तांबे की जो जरूरत होती है वो हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में तांबे की आवश्यकता होती है और भारत उस समय आत्मनिर्भर बन रहा था। तो उस संयंत्र को बंद करा कर इन लोगों ने भारत की कमर पर चोट मारी, भारत के विकास की रफ्तार पर रोका। इसके बाद भारत में जो कॉपर की जो भारी कमी हुई और उस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने कॉपर को बाहर से खरीदना शुरू किया, जिससे भारत को सालाना $3 मिलियन का नुकसान हुआ और यह भारत के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ बना और इससे बेरोजगारी फैली सो अलग, क्योंकि इस कंपनी में काम करने वाले 3500 लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा और वे लोग बेरोजगार हो गए और भारत में बेरोजगारों की संख्या में और इजाफा हुआ। किसान आंदोलन के पीछे भी विदेशी एनजीओ का ही हाथ था। यह आंदोलन भी विदेश द्वारा फंडेड था। इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने ट्वीट करके इस आंदोलन को वैश्विक आंदोलन बना दिया। उनमें एक ग्रेटा थनबर्ग और एक रिहाना। ग्रेटा थनबर्ग है जो पर्यावरण के नाम पर ही मशहूर हुई है लड़की, और एक रिहाना नामक जो सिंगर है अमेरिका की, उसने भी इस आंदोलन में ट्वीट करके इस आंदोलन को बड़ा करने की कोशिश करी। ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्विटर पर पोस्ट कर दिया था। इस टूल किट में पूरे निर्देश दिए हुए थे कि कैसे हमें किस प्रकार हमें कार्य करना है। ये टूल किट भी डीप स्टेट के द्वारा ही बनाई हुई थी। उसी समय में सभी लोगों ने एक साथ में ट्वीट किया था जिसमें किसानों के बारे में कुछ जानकारियां लिखी हुई थी कि किस प्रकार हमें ये कार्य करना है, किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। इसी में एक अमेरिकन सिंगर है रिहाना, उसने भी ट्वीट किया था कि हालांकि रिहाना का किसानों से कोई संबंध नहीं है और भारत से उसको क्या लेना देना, लेकिन वो भी डीप स्टेट का हिस्सा था, वो भी डीप स्टेट के लिए ही कार्य कर रही थी। किसान आंदोलन इसलिए किया गया कि भारत के जो किसान मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। तो जो ये विदेशी ताकतें हैं, ये जो डीप स्टेट है, ये नहीं चाहता कि भारत मजबूत हो, तो उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा दिया। खालिस्तान का भी इसमें काफी हिस्सेदारी थी इस आंदोलन में, और
ये आंदोलन ने दिल्ली को काफी लंबे समय तक घेर के रखा और आखिरकार मजबूर होकर भारत के प्रधानमंत्री को इन बिलों को वापस ही लेना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि डीप स्टेट है जो अपने मंसूबों में कामयाब हुए। आगे और जानते हैं कि डीप स्टेट ने इस आंदोलन और इस आंदोलन से पहले खालिस्तान मूवमेंट को हवा देने में भी डीप स्टेट और विदेशी एनजीओ ही कार्य करते हैं। विदेशी एनजीओ और पाकिस्तान आईएसआई की मदद से आतंकी पन्नू भारत में खालिस्तान बनाने का जो सपना है ये देखता है। समय समय पर यह भारत को आतंकवादी हमले की धमकी देता है। यह पन्नू हाल ही में अमेरिका और कनाडा में रहता है। पंजाब के किसानों, दिल्ली ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰੋ, ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੱਲੋ ਦਿੱਲੀ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। लेकिन अमेरिका और कनाडा इसका कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि ये डीप स्टेट का हिस्सा है। नहीं तो कोई आदमी अगर भारत में आतंकवादी हमले की धमकी दे तो उस देश का फर्ज बनता है कि वो उसको गिरफ्तार करके भारत को सौंपे, लेकिन ऐसा है ना तो अमेरिका कर रहा है ना ऐसा कनाडा कर रहा है। इसके बावजूद भी ये लोग उसको मदद करते हैं, उसको सुरक्षा दिए हुए हैं। ये वहीं रह रहा है, अमेरिका और कनाडा में रह रहा है आतंकवादी पन्नू, और ये समय समय पर वीडियो बना बनाकर भारत में आतंकवादी हमले की धमकियां देता है। ये भी डीप स्टेट का ही पायलट प्रोजेक्ट है कि भारत टूटेगा तो उसे और जल्दी, तो उसे और आसानी होगी पैसे कमाने की। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी भारत में बसाने में भी डीप स्टेट का ही कार्य है। यह भी डीप स्टेट ये नहीं चाहता कि भारत से जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठियां हैं जो भारत से बाहर निकले, क्योंकि ये लोगों की जो जनसंख्या है वो लगभग 5 करोड़ है, और ये जो आदमी है ये अपराधी प्रवृत्ति के आदमी है। ये जब तक भारत में रहेंगे, जब तक भारत में कुछ ना कुछ हड़प झड़प करते रहेंगे, जिस तरह भारत है जो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये चाहते हैं कि भारत स्टेबल ना रहे, इसके लिए ये लोग इन लोगों को भारत से नहीं निकलने देना चाहते। इन लोगों ने भारत में एक वकीलों की बहुत बड़ी जमात खड़ी कर रखी है, जो जब भी भारत सरकार इन लोगों को भारत से डिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये इनके जो वकील है वो जाकर मानवता के नाम पर इन लोगों के लिए वकालत करते हैं और इन लोगों को भारत में ही रहने देने की सिफारिशें करते हैं। इस चीज़ के लिए जो जॉर्ज सोरोस है, जो ओपन सोसाइटी का संस्थापक है, इन लोगों ने $10 मिलियन रुपए खर्च किए हैं रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने में। जॉर्ज सोरोस है, ये डीप स्टेट का हिस्सा है, और ये है ओपन सोसाइटी नामक संगठन चलाता है। और ये संगठन भारत में कुछ लोगों को स्कॉलरशिप देता है, कुछ स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप देता है जो विदेशों में जाके पढ़ते हैं और फिर डीप स्टेट के लिए कार्य करते हैं। और ये वकीलों के लिए भी कार्य करता है, वकीलों का भी इन्होंने एक संगठन बना रखा है, जो ये संगठन भी डीप स्टेट के लिए ही कार्य करता है। और आगे जानते हैं, और भी इनके बहुत सारे कारनामे हैं। आयुर्वेद और फार्मा लॉबी के बीच में जो टक्कर है ये भी डीप स्टेट का ही हिस्सेदारी है, क्योंकि जो फार्मा लॉबी है उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डीप स्टेट की ही कंपनियां। ये नहीं चाहती कि जो बीमारी का जो इलाज है, कोई भी किसी भी प्रकार की जो बीमारी का इलाज है वो घर में ही हो। और आयुर्वेद वो इस प्रकार की पद्धति है कि किसी भी प्रकार की जो समस्या का जो उपचार है वो व्यक्ति की जो रसोई है उसी से वो ठीक हो सके। ये जो विद्या होती है ये आयुर्वेद की होती है, लेकिन जो डीप स्टेट के द्वारा जो संचालित जो सिस्टम है उसमें जो चिकित्सा पद्धति है, जो फार्मा लॉबी है वो एक बिजनेस मॉडल पर काम करती है। तो इनकी समय समय पर जो टक्कर चलती रहती है आयुर्वेद बनाम फार्मा लॉबी की। इन लोगों ने एक एसोसिएशन बना रखी है जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नाम पर कार्य करती है। जो इसकी जो स्थापना है वो भारत की आज़ादी से पहले 1928 में कोलकाता में हुई थी। इसी संगठन के द्वारा जो बाबा रामदेव के ऊपर जो केस किया गया था वो इसी संगठन के द्वारा किया गया था, क्योंकि बाबा रामदेव ने कोरोना के लिए किट बनाई थी, कोरोनिल नाम था। तो उस किट में उन्होंने ये लिखा था कि मैं जो कोरोना को क्योर करता हूँ, तो उसके ऊपर केस कर दिया गया था। उनके ऊपर जो केस हुआ था वो 1954 में एक कानून बना हुआ है कि कुछ जो बीमारियां हैं उसका इलाज के लिए सरकार के अलावा कोई भी अन्य संगठन है, कोई भी अन्य जो कंपनी है या कोई है वो दावा नहीं कर सकता कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। उस कानून का हवाला देते हुए इन लोगों ने बाबा रामदेव के ऊपर केस किया। आइए अब आपको बताते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आखिर करती क्या है। रेडी है? हाँ, अरे नया बल्ब? ये क्रॉम्पटन का नया एंटी बैक एलईडी बल्ब है। एंटी व्हाट? इंडिया का पहला एंटी बैक एलईडी बल्ब जो कीटाणुओं को मारे। अनबिलीवेबल। बिलीव इट, क्योंकि इसकी एनवायरोसेफ टेक्नोलॉजी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेकमेंडेड है। अब रेडी है। क्रॉम्पटन का एंटी बैक एलईडी बल्ब जो 85% तक कीटाणुओं को मारे और घर को बनाए हेल्दी एंड सेफ। जो ओपन सोसाइटी संगठन है वो देश और समाज ने खराब करने के लिए क्या कर रहे हैं। इन्होंने पश्चिम को तो खराब कर दिया है, इन्होंने जो यूरोपीय देश है या जो अमेरिका है उसको तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है सांस्कृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से।
उनके पास पैसा है लेकिन वो अंदरूनी रूप से बर्बाद हो चुके हैं। अब ये उस स्टेप को भारत में फैलाना चाह रहे हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 2015 में एलजीबीटीक्यू के केस को अमेरिका में जीतने में मदद करी, जिसके बाद अमेरिका के जो 50 जो स्टेट अमेरिका के अंदर उसमें एलजीबीटीक्यू के लिए कानून बने और एलजीबीटीक्यू मूवमेंट है वो पूरे उसके बाद पूरे विश्व भर में फैल गई। अब इस बीमारी की चपेट में भारत भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी एलजीबीटीक्यू के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाले जाते हैं। आपने जेएनयू के इतिहास के बारे में पता होगा, जेएनयू में से पहले कैसे कैसे नारे लगे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये सभी नारे हैं जो जेएनयू विश्वविद्यालय में ही लगे हैं। आज भारत में भी एलजीबीटीक्यू के लिए जो रोडों पर प्राइड परेड निकाली जाती है। अमेरिका में नो ब्रा मूवमेंट्स जैसी जो कल्चर है वो चल रहा है। फेमिनिज्म जो कल्चर है वो भी यहीं से निकला है, वोक कल्चर वो भी इन्हीं के देन है। इनका कहना ये है कि जो लड़की है वो अगर अपने आप को लड़का फील कर रही है तो वो लड़का बने, जो लड़का है वो अपने आप को लड़की फील कर रहा है तो वो अपना इलाज ना करवाए मेंटली कि जाओ ना भाई मैं गलत सोच रहा हूँ, ऐसा ना सोचे, वो जाके लड़की ही बन जाए। क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा जो है व्यापार छिपा हुआ है। एक आदमी है जो आदमी से लड़की बनने के लिए लाखों रुपए लगाएगा, 10-20 लाख रुपए लगाएगा लड़के से लड़की में ट्रांसफर होने के लिए। फिर उनके लिए एक अलग से बिजनेस मॉडल खड़ा करेंगे, उनके लिए एक अलग से जैसे जेंडर खड़ा कर दिया अलग से, उसके लिए फिर अलग से टूल निकालेंगे, उसके लिए अलग से कपड़े ड्रेस जो उसके लिए सब चीज़ें अलग से जनरेट करेंगे, उसका एक बड़ी एक इकोनॉमी उसके इर्द गिर्द घुमाएंगे। फिर वो आदमी 2-4-5 साल बाद उब जाएगा, फिर उसको वापस रिवर्स सर्जरी होगी उसकी, फिर उस तभी ये लाखों रुपए कमाएंगे। ये भी एक बिजनेस मॉडल है इनका, क्योंकि ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। ये उसको ये नहीं बोलेंगे कि बेटा तू गलत सोच रहा है, तू लड़का ही है। ये उसको ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे हाँ भाई ना तू लड़की सोच रहा है तो तू अपना खरा चीरा काटा लगवा और तू लड़की ही बन जा। अभी एक भारत का जो पूर्व क्रिकेटर है उसका लड़का है जो वो लड़की बन गया। तो ऐसा चल रहा है अमेरिका में। जो अमेरिका में आज होता है वो 5-7 साल बाद भारत में होता है। तो भारत में जो एलजीबीटी मूवमेंट है इसके पीछे भी जो विदेशी एनजीओ है ये उसको पुश कर रहे हैं भारत में, क्योंकि जो भारत का जो समाज है वो पारिवारिक समाज है, भारत में परिवार व्यवस्था है। ये जो विदेशी एनजीओ है ये परिवार व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। फेमिनिज्म के नाम पे, वो कल्चर के नाम पे, एलजीबीटीक्यू के नाम पे ये उस परिवार सिस्टम को तोड़ेंगे। परिवार टूटेगा तो समाज कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो उसको घोलने में इन लोगों को आसानी होगी। तो यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ना लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमसे बताने में कुछ चूक हो रही है तो हम आगे से हम उसने वो सही करेंगे, क्योंकि ये हमारी पहली दूसरी वीडियो है तो हम हर बार अपना एक सुधार लेके आएंगे हर बार। एक जो संगठन है एक उसका नाम है यूएसएड, जो अमेरिका के द्वारा संचालित होता है। ये है जो दुनिया के तमाम देशों में फंड देकर अपने जो काम है उनको नहीं, जो राजनीतिक परिवार है, जो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको ये फंडिंग के द्वारा अपने काम निकालता है और उनके फंडिंग से उन राजनीतिक पार्टियों की मदद करता है। इन्हीं पार्टियों में से एक पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस के एक नेता है तरुण गोगोई जो असम के मुख्यमंत्री रहे हैं 2001 से 2015 तक। इनका एक लड़का है जिसका नाम है गौरव गोगोई, जो पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाली एलिजाबेथ से होती है। शादी के बाद वह राजनीति में आ गए और लोकसभा के सदस्य बने, और आज पूरे 12 साल बाद भी उनकी पत्नी ने भारत की जो नागरिकता है वो नहीं ली। एलिजाबेथ को आखिर वो क्या करती थी? वर्तमान समय में ये जो ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट में जो पॉलिसी कंसल्टेंट के पद पर कार्य करती है आज के समय में। और साल 2015 से पहले एलिजाबेथ है जो वो क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क नामक जो संगठन है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्य करती थी। यह संगठन है जो CDKN भारत में ICLEI के साथ मिलकर पर्यावरण का कार्य करता था। मजेदार बात यह है कि जॉर्ज सोरोस द्वारा $2 मिलियन की मदद ICLEI को मिल चुकी है, जो लीड पाकिस्तान नामक एनजीओ से भी जुड़ी हुई है। ये संगठन भी पर्यावरण के नाम पर कार्य करता है। इनकी ज्यादातर जो फंडिंग है वो ISRP और ISI नामक जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है इनके द्वारा इनकी फंडिंग करी जाती है। 2015 के बाद एक दिन अचानक गौरव गोगोई पाकिस्तानी एम्बेसी जाते हैं और वहां से लौटने के बाद संसद भवन में कुछ सवाल पूछते हैं। सवाल करते हैं कि 26/11 आतंकवादी हमले के बाद भारत ने कितने ने रडार लगाए, भारत की सुरक्षा एजेंसी क्या पोजीशन है, वो भारत की सुरक्षा एजेंसियों की पोजीशन पूछते हैं। जॉर्ज सोरोस का ही ये एम है कि मेरे को जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसको भारत से उखाड़ फेंकना है। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मेरे को अडानी को भी भारत से हटाना है। एक काफी पुरानी एक खबर थी कि जो भारत जो ये नैनो चिप होती है, नैनो चिप में जो आत्मनिर्भर बनने के लिए इंदिरा गांधी के समय में भारत ने एक फैक्ट्री लगाई थी, उत्तराखंड में शायद फैक्ट्री लगाई थी। उस टाइम अगर भारत उस मिशन में सक्सेसफुल हो जाता तो जो भारत आज के टाइम में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाने में जो नैनो चिप का जो इस्तेमाल है उसमें भारत आत्मनिर्भर होता। लेकिन भारत आज की डेट में नहीं है। उसमें जो आत्मनिर्भर जो देश है, अमेरिका हो गया, ये जो यूरोपियन देश है, ये उसमें आत्मनिर्भर है। तो उस प्लांट के अंदर रातों आग लगी, वो पूरा प्लांट तबाह हो गया। तो वो आग ऐसे एकदम अचानक तो लगी नहीं, उसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। भारत उस चीज में आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया।
आपने एक पिक्चर देखी होगी रॉकेटरी नंबी नारायण वाली, जिसमें हमारा एक साइंटिस्ट था नंबी नारायण। नंबी नारायण जो साइंटिस्ट है, उनका आविष्कार बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला था, तब उनको हनी ट्रैप में के नाम पर फंसा कर उनको जेल में डाल दिया जाता है, ताकि जो भारत का जो ये मिशन है वो रुक जाए। भारत अपने जो मिशन में सक्सेसफुल ना हुए, जो इंजन बनाना था भारत में वो इंजन ना बना पाए, और इसकी वजह से, उस काम की वजह से नंबी नारायण को जेल में डाल दिया, और जो भारत का जो वो कार्य है उस टाइम होना चाहिए था, वो कार्य आज तक भी नहीं पूरा नहीं हुआ है। तो इन सब कामों के पीछे है वो डीप स्टेट है, जो भारत की टांग खींचता है, जो नहीं चाहता कि भारत आत्मनिर्भर बने, जो नहीं चाहता कि भारत तरक्की करे। और इनकी डीप स्टेट की जो मदद करने वाले लोग हैं वो भारत के हैं। उनमें कुछ उद्योगपति भी है, बहुत सारा मीडिया कर्मी भी है, राजनीतिक परिवार भी है, और न जाने कौन कौन, जो धार्मिक रूप से भी नहीं चाहते कि भारत मजबूत होगा तो हिंदू मजबूत रहेगा, वो ये भी नहीं चाहते। तो अपना ख्याल रखें, डीप स्टेट के बारे में वो जानकारी निकालें, डीप स्टेट कैसे कार्य करता है। अगर डीप स्टेट अपने गुर्गों की भर्ती कहाँ से करते हैं? इन लोगों ने कुछ विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है, जहाँ से ये लोग अपनी आइडियोलॉजी, अपने को जैसे मानने वाले लोगों को अपने अंदर जोड़ते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं। इनके कुछ विश्वविद्यालय इस प्रकार, जैसे हार्वर्ड, लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल, सेंटफोर्ड विश्वविद्यालय, और तमाम ऐसे इन लोगों ने विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है, जो इन जैसे लोगों को ही अपॉर्चुनिटी देता है, इन जैसे लोगों को ही आगे बढ़ाता है, और यहाँ से ये अपनी शोध तैयार करते हैं। जो इनका पर्यावरण लॉबी है वो किस प्रकार काम करती है? भारत में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चला था, जिसकी जो अगुवाई करने वाली थी वो मेघा पाटकर थी। इस आंदोलन की वजह से जो सरदार सरोवर बांध का जो निर्माण कार्य था वो काफी लंबे समय तक अटका रहा। इसकी वजह से जो नर्मदा के ऊपर जो बांध बनना था सरदार सरोवर, उसका कार्य रुक गया, और उसके कार्य रुकने से जो वहाँ के जो लोगों को जल संसाधन मिलने थे, जो वहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिलना था, वो नहीं मिला, और इसकी वजह से वहाँ के जो क्षेत्र का जो विकास था वो रुक गया।